में खोए हुए थे कि तभी कुछ याद आते ही आरना अचानक उठकर बैठ गई। आरना के ऐसे अचानक उठने से रुक्षित ने उसे घूरते हुए कहा, अब कौन सा भूकंप आ गया महबूबा, जो ऐसे अचानक उठकर बैठ गई? बेकार की बातें छोड़िए रुक्ष, अगर आपकी दादी को पता चल गया ना कि मैं आपके साथ यहाँ, तो समझो सच में भूकंप ही आ जाएगा। बिल्कुल टीवी सीरियल की तरह ड्रामा करती है वो। अगर मैं अब नीचे नहीं गई ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपका पैलेस उस भूकंप में ढह जाएगा। रुक्षित ने उसे अपने नजदीक खींच लिया और बोला, अच्छा तो मेरी दादी की शिकायतें की जा रही हैं। आरना उसे देख क्यूट फेस बनाकर बोली, ना बाबा ना, मेरी इतनी मजाल कि मैं मिसेस ठाकुर को कुछ बोलूं। रुक्षित ने उसके प्यारे से चेहरे को हाथों में पकड़ लिया और उसके माथे पर प्यार से चूम लिया। रुक्षित के ऐसा करते ही आरना ने भी रुक्षित के माथे को प्यार से चूम लिया और बोली, चलिए अब नीचे चलते हैं, बहुत देर हो गई है। रुक्षित बेड से उठ गया और अपना फोन चेक करने लगा। आरना उठकर बाथरूम में चली गई और फ्रेश होने लगी। कुछ वक्त बाद दोनों ही अच्छी तरह से तैयार होकर कपड़े चेंज करके नीचे आ गए। रूही जो अपने कमरे में गई थी वो आरना को देखते ही उसे आवाज लगाते हुए बोली, आरू सुनना। आरना ने पीछे पलटकर रूही को देखा। रूही उस पर हल्का गुस्सा करते हुए बोली, तेरा फोन कहाँ है? आरना ने अपने दांतों से अपनी जुबान को हल्के से दबाया और बोली, पता नहीं। रूही ने अपना सर हिलाया और बोली, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। उन दोनों की बात सुनकर रुक्षित बोला, बाद में आराम से बैठकर बातें कर लेना, अभी खाने का टाइम हो रहा है, पहले खाना खा लो। रुक्षित की बात सुनकर दोनों ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वो तीनों हॉल में आ गए जहां सब लोग बैठे हुए थे। आरना को देख कामिनी और दादी का मुंह बिगड़ गया। दादी ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ सब बड़े बैठे हैं और तुम महारानी यहाँ से गायब हो गई। बड़ों को खाना खिलाना है, उनके लिए खाना बनाना है, इतनी भी तमीज नहीं तुझमें। उनकी बात सुनकर आरना ने रुक्षित को घूर कर देखा और धीरे से बोली, देखा, हो गई आपकी माताजी गर्म। जो बर्फीला ठंडा पानी आपने खुद के ऊपर डाला था ना, वो इनके ऊपर डाल देते तो शायद कुछ देर के लिए ठंडी हो जाती। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है रुक्ष, आप उनसे पूछिए ना उन्हें क्या चाहिए। जब से आई है मेरे ऊपर बरस रही हैं। मुझ जैसी मासूम से उन्हें क्या दुश्मनी हो सकती है। आरना की बात सुनकर रुक्षित ने अपनी दादी को घूर कर देखा और कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, आरना ने उसका हाथ पकड़ लिया और क्यूट फेस बनाकर बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, आप शांति रहिए। वो मेरा पेट उनकी बातें सुनकर दर्द कर रहा था ना, बस इसीलिए भड़ास निकाल रही थी। अब मैं ठीक हूँ। आरना का क्यूट सा फेस देखकर रुक्षित को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने धीरे से आरना के कान में झुककर कहा, तुम्हें ऐसा देख मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं महबूबा। रुक्षित की बात सुनकर आरना का मुंह शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया और चिढ़कर बोली, सोचिएगा भी मत, नहीं तो मैं आपको पीट दूंगी। आरना की बात सुनकर रुक्षित कातिल मुस्कान लिए बोला, ओहो, मेरी जंगली बिल्ली मुझ पर झपट्टा मारने की सोच रही है। रुक्षित की बात सुनकर आरना की आंखें छोटी हो गई और वो रुक्षित की तरफ घूमकर अपनी कमर पर हाथ रखकर रुक्षित को घूरते हुए छोटी बच्ची की तरह अपनी गर्दन ऊपर नीचे हिलाते हुए बोली, हाँ मैं आपको जंगली बिल्ली दिखती हूँ तो आप जंगली भेड़िए। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ भेड़िए नहीं, खूंखार भेड़िए जो हर रात अंधेरे में करते हैं ना, आऊ आऊ आऊ, वो वाले। मुझे बिल्ली बोला, आए बड़े शैतान कहीं के। आरना की बात सुनकर रुक्षित अपनी कातिल निगाहों से अपनी प्यारी बीवी को घूर रहा था, जो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी, जो बिना उससे डरे सच में उस पर झपट्टा मारने की तैयारी में थी। रुक्षित ने उसकी नीली नीली आंखों में आंखें डालकर देखते हुए उसके कानों के पास जाकर फुसफुसा कर कहा, बहुत नखरे दिखा रही हो महबूबा, आज बेहद खूबसूरत लग रही हो, एकदम कयामत। क्यों आग लगा रही हो इस बेदर्द के सीने में? कब तक तड़पाओगी? कब इस आग को बुझाओगी? वो दोनों इस वक्त अपने आसपास के लोगों को जैसे भूल ही गए थे और एक दूसरे को टशन देने में लगे हुए थे। आरना ने उसके कान को खींच लिया और खूब धीरे से बोली, आपकी तबाही आग लगाएगी भी और उसे बुझाएगी भी, बस आप तबाह होने के लिए तैयार रहिए। सब आंखें फाड़े मुंह खोले उन दोनों को यूं गुटर गू करते हुए देख रहे थे। उनको देख कामिनी और दादी के सीने पर सांप लौट रहे थे। अचानक ही दादी जोर से बोल पड़ी, अरे बेशर्मी की भी हद होती है, बड़ों के सामने खड़े हैं और देखो तो कैसे यहाँ गुटर गू कर रहे हैं। सब लाज शर्म बेच खाई है, दोपहरिया से उस काले खंडहर में पड़े थे और अब सबके सामने ऐसी हरकतें कर रही है। यही सिखाया है कि तुम्हारे माँ बाप ने?
दादी की बात सुनकर सब होश में आ गए। आरना के कान में जब ये बात पड़ी, उसने जल्दी से रुक्षित के कान को छोड़ दिया और अपना सर झुकाकर बोली, सॉरी, ध्यान नहीं रहा। उसकी बात सुनकर दादी गुस्से से बोली, तेरे तो कुछ भी ध्यान में नहीं आता, अभी छोटी बच्ची हो ना। आरना को बहुत रोना आ रहा था। रुक्षित ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बनाई और दादी को देखते हुए गुस्से से बोला, आपको ये मेरी लास्ट वार्निंग है दादी। अगर आगे से आपने आरना को कुछ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। फिर आप मेरा वो रूप देखोगी जिसे देखने पर लोग थर थर कांपते हैं, और आपकी एज के हिसाब से आप इतना बड़ा सदमा सह नहीं पाएंगी। और मैं दद्दू की इस उम्र में दूसरी शादी नहीं कराना चाहता। खाना रेडी है, खाना खा लीजिए और जाकर सो जाइए। ये आपका गांव नहीं, शहर है। और एक बात, यहां आरना मेरे हिसाब से रहेगी और किसी के हिसाब से नहीं, और उस पर कोई अपना हुक्म चलाए ये मुझे कतई मंजूर नहीं। रुक्षित की आवाज बेहद गुस्से से भरी हुई थी, जिसे सुनकर दादी डर से कांपने लगी। दद्दू ने गहरी सांस ली। उन्हें अपनी बीवी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों ये उस सोए हुए शैतान को जगा रही है। उसके आगे हमारी भी नहीं चलती। इन्हें क्या खाक बचाएंगे? हम यहाँ काम से आए हैं और ये सब बिगाड़ने में तुली है। रुक्षित काफी समय पहले से ही गांव की दुनियादारी से दूर ही रहा। अपने काम, बिजनेस को संभालते हुए और माफिया की कठोर जिंदगी को जीते जीते वो बेहद गुस्सैल और अपनी मर्जी का मालिक बन गया था। उसे अपनी लाइफ में या अपने बनाए किसी भी नियम कायदे में किसी की भी दखलंदाजी बिल्कुल ही नागवार गुजरती है। ऐसा कुछ भी होने पर वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसका काम ही कुछ ऐसा है कि उसे अपना खौफ और रुतबा बरकरार रखना पड़ता है। इस तरह की लाइफस्टाइल के साथ अब उसका खतरनाक रूप उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। ये सारी बातें उसके दादाजी और आरना के दादाजी बखूबी समझते हैं, और इसीलिए अमूमन वे उसके सामने शांत ही रहते हैं। लेकिन बाकी लोग जो ये नहीं समझ पाते, उन्हें अपने तरीके से समझाना और चुप कराना रुक्षित को अच्छी तरह से आता है। सब लोग वहां से डाइनिंग एरिया में चले गए। आरना साइड में खड़ी थी और मेड्स को खाना परोसते हुए देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं थी रुक्षित के खिलाफ जाने की। क्या पता ये इंसान कब अपने शैतानी रूप में आ जाए। रुक्षित ने उसे देखा और अपनी आईब्रो उचकाते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, बीवी, तुम बैठ रही हो या मैं खुद तुम्हें बैठा दूं? रुक्षित की आवाज सुनकर आरना झट से रुक्षित के पास रखी हुई अपनी चेयर पर बैठने लगी, लेकिन वो बैठती उससे पहले ही कामिनी उसकी चेयर पर बैठ गई, जो रुक्षित ने स्पेशली आरना के लिए क्वीन के डिजाइन में बनवाई थी। जैसी उसकी चेयर थी वैसी ही आरना की भी थी। ये देख आरना साइड में रखी नॉर्मल चेयर पर बैठ गई। ये देख रुक्षित की आंखें छोटी हो गई। उसने अपना सर घुमाकर कामिनी को देखा और जोर से चीख पड़ा, उठो! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरना की चेयर पर बैठने की? वो सिर्फ उसकी है, और मेरी बीवी की चीजों पर कोई और हक जताए ये इस माफ रुक्षित ठाकुर को बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम लोगों को एक ही बात बार बार क्यों बतानी पड़ रही है? रुक्षित की दमदार आवाज सुनकर कामिनी चेयर से उठ गई। आरना ने रुक्षित को देखा और बोली, आप भी क्या एक चेयर के लिए इतना गुस्सा कर रहे हैं? जाने दीजिए ना, उस पर मैं बैठूं या वो, बात तो एक ही है ना। हमें तो बस खाना खाने से मतलब है। आरना की बात सुनकर रुक्षित ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे चेयर पर बैठाते हुए बोला, आरना, शायद तुम भूल रही हो कि तुम कौन हो और तुम्हारा रुतबा क्या है। आरना ने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप खाना खाने लगी। ये देख रुक्षित भी खाने लगा। थोड़ी देर बाद सबने खाना खा लिया और हॉल में बैठ गए। रुक्षित, रुद्र, वरुण जी, दोनों दादाजी, जैक और रामू सब स्टडी रूम में चले गए। आरना की दादी, रुक्षित की दादी, रुक्षित की माँ, अवनी जी, कामिनी, रूही, आरना और लीना हॉल में बैठे हुए थे। रूही ने आरना को एक फाइल दी, जिसे देख आरना ने उसे ले लिया और पढ़ने लगी। ये देख कामिनी हंसते हुए बोली, तुम 2 दिन की आई लड़की, तुम्हें क्या समझ में आने वाला है उसमें क्या लिखा है? क्यों हमारे सामने स्टाइल मार रही हो? आरना ने उसे इग्नोर किया क्योंकि इस वक्त वो बहुत सीरियस थी और काम के वक्त लापरवाही उसे पसंद नहीं थी। आरना ने फाइल पढ़ ली और रूही को देखते हुए बोली, प्रॉब्लम क्या हो रही है रू? रूही कुछ बोलती उससे पहले लीना ने मुंह बिचकाकर कहा, वो टकला डीन खड़ूस, उसने साफ मना कर दिया। ये कहकर लीना और रूही ने आरना को हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। सब सुनकर आरना का खून खौल गया। उसने गुस्से से कहा, कोई बात नहीं, कल हम उसकी अच्छे से खबर लेंगे, लेकिन ऑपरेशन होकर रहेगा और इक्विपमेंट्स तैयार करने के लिए कहो। रूही उसकी बात सुनकर बोली, उसका भी पैसा मांग रहा है यार। आरना ने अपनी हाथों की मुट्ठियां बनाई और बोली, ठीक है,
मैं तुझे पैसे भेज देती हूं, तू देख क्या होता है। रूही ने सर हिलाया। आरना ने अपना फोन लिया और पेमेंट करने लगी, लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस फेल हो रहे थे। ये देख आरना गुस्सा हो गई। उसने रुद्र को फोन किया और इस बारे में पूछा। रुद्र ने उसे कुछ कहा, जिसे सुनकर आरना गुस्से से अपनी जगह से उठ गई और तेजी से स्टडी रूम में चली गई। उसने जोर से स्टडी रूम का दरवाजा खोला और जोर से बोली, रुक्षित फुक्षित। ऐसा क्या कहा रुद्र ने आरना से फोन पर? आरना के ससुराल और मायके के लोग यहां मौजूद हैं। उनके साथ और क्या नई घटनाओं से रूबरू होने वाली है ये नीली आंखों वाली लड़की? ये सब जानने के लिए सुनिए इस दिलचस्प कहानी का अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।